नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो चुनावी मैदान में उतरने सियासी दलों की तैयारियां तो पहले ही शुरू हो चुकी थीं, लेकिन 2023 की शुरुआत ही जबरदस्त सियासी हलचलों के साथ हुई। शुरुआत में ही नए वर्ष की बधाई देते पीसीसी चीफ कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टरों से सियासत गर्मा गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी से भले चली गई हो, लेकिन राहुल गांधी एमपी सरकार पर नए साल में भी हमलावर हैं। तो आदिवासियों को साधने में जुटी बीजेपी की कोशिश नए साल में भी जारी है। साथ ही सरकार ने आवासीय भू अधिकार योजना लॉन्च कर बड़ा दांव खेला। तो कांग्रेस पुरानी पेंशन बहाली, किसान कर्ज माफी का वादा दोहरा रही है। उस पर पुराने मुद्दे तो आम आग में घी डाल ही रहे हैं। यानी चुनावी साल 2023 का आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, आज इसी पर करेंगे महाडिबेट। सियासत के लिहाज से साल 2023 की शुरुआत धमाकेदार हुई है। चुनावी साल में सियासी दलों का फोकस सोशल इंजीनियरिंग पर। कांग्रेस ने जहां सतना में ओबीसी सम्मेलन किया, तो सीएम आवास में क्षत्रिय समागम हो गया। कांग्रेस ने हनी ट्रैप, सीडी कांड की आग फिर सुलगाई, तो सरकार ने प्रदेश के हर जरूरतमंद गरीब, निम्न मध्यम वर्ग को प्लॉट देने की बेहद महत्वाकांक्षी योजना का आगाज कर दिया। जबलपुर में हो रही वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के 7 दशकों से राम मंदिर का इंतजार कर रहे देशवासियों को मंदिर के लोकार्पण की भी तारीख मिल गई। मसलन की तारीख का ऐलान भले ही गृह मंत्री ने त्रिपुरा में किया हो, लेकिन असर तो एमपी के चुनाव पर भी पड़ेगा। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। हालांकि चुनावी साल की शुरुआत में मध्य प्रदेश में केवल योजनाएं, मुद्दे, वादे, शिगुफे ही नहीं छोड़े गए, बल्कि सियासी दलों के अंदर चल रही उठापटक भी उजागर हुई। कमलनाथ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अजय सिंह, अरुण यादव जैसे केंद्रीय दिग्गजों के अपमान का आरोप लगाया। तो कांग्रेस से बीजेपी में आए एमपी सरकार के मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव भी अचानक इस बात को लेकर चर्चाओं में आ गए कि वो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। जब निवाड़ में यात्रा पहुंची तो कमलनाथ जी ने अरुण यादव के हाथ जोड़ लिए और मेरी जानकारी में तो यह है कि अजय सिंह को बिंद में बुलाया ही नहीं गया। आप लोग पूछे तो शायद ज्यादा स्पष्ट बता पाएंगे जी कि कमलनाथ जी लगातार निवाड़ पहुंचे तो अरुण यादव का अपमान, बिंद में पहुंच जाए तो अजय सिंह जी का अपमान। ये कैसे हाथ जोड़ रहे हैं उनके, यही समझ में नहीं आ रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल बाबा और ये अपमान यात्रा पे कमलनाथ जी चल रहे हैं। कांग्रेस तो उसी दिन से प्रयास में लगी हुई है, पर जाने को कोई तैयार तो हो ना। जबकि वो जितना प्रयास करते हैं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कांग्रेस में लाने का, तो कांग्रेस के लोग ही सरक जाते हैं। वो तो सरक जाते हैं। स्पष्ट है बीजेपी में यही लोग खुद प्रयास कर रहे हैं और दरवाजे खटखटा रहे हैं और रोज बीजेपी के अंदर गिना रहे हैं कि हमारी स्थिति क्या है और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर हर तरीके से योद्धा है और बीजेपी का सुपड़ा इस बार साफ हुआ। इधर चुनावी साल में अपनी मांगों के साथ करणी सेना ने भी राजधानी भोपाल में तंबू गाड़ दिया है। तो संविदा स्वास्थ्य कर्मी, बिजली आउटसोर्स कर्मचारी पहले से अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हैं। वैसे 2023 में एमपी के साथ 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जितना अहम बीजेपी के लिए है, कांग्रेस ने भी एमपी में वापसी को नाक का सवाल बना लिया है। सो चुनावी साल में सियासी दलों की हर चाल सियासी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब आपको सुनाते हैं कांग्रेस के उठाए हनी ट्रैप और सीडी कांड पर क्या बोले हैं भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। सुनिए। अगर वहाँ टिक जाए 1 मिनट भी तो फिर बताओ, मैं सिर्फ कुछ समय का इंतजार कर रही हूँ, कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि लहार के गोविंद सिंह जी हैं और लहार की मैं भी हूँ। और मेरे पिताजी बड़े थे, इसलिए पहले हमारे पिताजी हैं, उसके बाद ये कब आए हैं वो मुझे इतिहास मालूम है इनका, तब से लेकर के और लास्ट तक
आज तक का अगर मैंने उनकी कुंडली निकाल दी तो वो कांग्रेस में नहीं कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सावधान गोविंद सिंह जी, आप प्रतीक्षा करिए। अति शीघ्र आपका इतिहास, काला इतिहास आपके समक्ष नहीं, पूरे देश के समक्ष, पूरे प्रदेश के समक्ष आने वाला है। संभालो अपने आप को। तो सुन रहे थे आप भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को। दरअसल मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप का मामला या सीडी कांड भी जोर शोर से चर्चाओं में रहा और आज इस पर साध्वी प्रज्ञा सिंह बोली हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह को उन्होंने टारगेट पर लिया, लेकिन हम इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा इस पर भी होगी कि जो 2023 है वो आगे रहने कैसे वाला है, क्योंकि शुरुआत तो धमाकेदार हुई है, तमाम पुराने मसले भी रिवाइव हुए, कई नए मसले भी आए, कई नए दावे भी हुए और कई नई योजनाओं की लॉन्चिंग भी इस नए साल में शुरुआत में ही हो चुकी है। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर तेज वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है तेज वाजपेयी जी आपका, और भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहले तेज जी आपके साथ शुरुआत करूंगा। ये ठीक है कई योजनाएं आप लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन करणी सेना कल से हड़ताल करने वाली है, तंबू गाड़ चुकी है। इससे पहले संविदा स्वास्थ्य कर्मी पहले से मोर्चा खोले हुए हैं, आउटसोर्स बिजली कर्मचारी भी मैदान में हैं। चुनावी साल है, कैसे संभालेंगे सब? देखिए प्रशांत जी, आपको, भूपेंद्र जी को और आपके सभी दर्शकों को पहले तो ये नववर्ष बहुत शुभ हो। आपने जो भी कामनाएं अपने मन में रखी हैं वो आपकी पूरी हो, ईश्वर उसमें आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे। ये भूपेंद्र जी के लिए भी कह रहा हूं मैं, तो बहुत शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। और आपको बधाई बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही साथ देखिए, लोकतंत्र में चुनाव लोकतंत्र के उत्सव की तरह होते हैं, तो स्वाभाविक है कि उसमें केवल भूपेंद्र जी और हमारा या हमारी दलों का ही फायदा नुकसान नहीं होता है, सबका होता है, सबका लाभ होता है। आपको खबरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी, रोज आपको वाइब्रेंट टॉपिक मिलेंगे बात करने के लिए। शासकीय जो कर्मचारियों के संगठन है वो भी अपने बेनिफिट के लिए इस समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस समय दोनों दल अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं, तो स्वाभाविक है उस मैनिफेस्टो में अपने स्थान को, अपने हितों को पाने के लिए तो वो अपनी बात रखने का ये एक मुफीद अवसर पाते हैं। इसी के साथ समाज के दूसरे हिस्से भी हैं, क्षत्रिय समाज भी है, राजपूत समाज भी है, ओबीसी भी है, सवर्ण भी हैं, सभी लोग अपनी बात रखेंगे। अच्छा, हम लोगों का तो काम ही है कि भाई सबकी बात को सुनना और उसमें से जो हो सकती है, संभव है, उनको मैनिफेस्टो में स्थान देना, फिर उन बातों के ऊपर चुनाव का होना, और उसके बाद नवंबर दिसंबर में अगले साल जब हम और आप इस समय नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे होंगे। हितेश जी, ठीक बात है आपने कही, मौका होता है सभी संगठनों के सामने, लेकिन ये आकलन भी ये तमाम संगठन या जिन जिन लोगों से आपने वादा किया है आकलन करते हैं कि भाई वादा पूरा हुआ या नहीं? तो करते हैं ना, जैसे मैंने बताया भूपेंद्र जी और हम दोनों हैं, हम कुछ भी करें 8 बजे, लेकिन हमें पता है ना कि भूपेंद्र जी हमारे दिल में कितना बसते हैं और हम उनके दिल में कितना बसते हैं, तो इसलिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हमारे जो मतदाता है वो हमको अच्छे से जानते हैं और हम उनको अच्छे से जानते हैं। फिर भी एक शेर है, उसको ध्यान रखें कि दर्द भी होते रहे, होती रहे फरियाद भी, दर्द भी होते रहे, होती रहे फरियाद भी, मर्ज भी कायम रहे और जिंदा रहे बीमार भी। यही राजनीति है साहब। ठीक है। भूपेंद्र गुप्ता जी, ये बताइए ना, पुराने मुद्दे बहुत जोर शोर से आप लोग उठा रहे हैं, बारूद बचा है इनमें? किसान कर्ज माफी, बेरोजगारी भत्ता जैसे मसले। देखिए, डॉक्टर साहब ने तो कह दिया कि जो है बीमार भी बना रहे और दवा भी चलती रहे, तो ये भारतीय जनता पार्टी का मूल दर्शन है। प्रोफेशन के हिसाब से भी ठीक है। हाँ, प्रोफेशन के हिसाब से भी ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल दर्शन है कि बीमार को अपन को केवल जिंदा रखना, उसकी बीमारी ठीक नहीं करनी है। और उसी के कारण ये हड़तालें हो रही हैं, उसी के कारण जो है लोग जो है धरने पे बैठ रहे हैं और इस पर बैठ रहे हैं। देखिए, कोरोना जब आया तो कोरोना में जो है लोगों को इन्होंने अनाप शनाप वादे किए और वो वादे सब झूठे निकले। इन्होंने लोगों से कहा था कि ये सब देश के वॉरियर्स हैं, उन पर जो है हेलीकॉप्टर से फूल बरसा के खूब वाहवाही लूटी। उनसे कहा कि जिनकी विचारों की मृत्यु हो जाएगी, जो काल कबलित हो जाएंगे, उनको हम जो है 50 लाख रुपए देंगे। जिनकी जो है शासकीय लोगों की जो है नौकरी करते हुए मृत्यु हो जाएगी, उनके बच्चों को जो है अनुकंपा नियुक्ति देंगे।
और उन्हें भी 50 लाख रुपए देंगे। फिर जो लोग जो है उन्हें नौकरियां देंगे, जो लोग अभी सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति आज बनी हुई है कि इनमें से एक भी वादा सरकार पूरा नहीं कर पाई, इसलिए असंतोष है। जिनसे माई का लाल कहा था उनको भी अभी तोड़फोड़ करने की कोशिश की। जैसे किसान आंदोलन को इन्होंने जो है अपने ठगिया आंदोलन के अपने संगठनों के माध्यम से करने की कोशिश की थी, बाद में स्थिति बिगड़ गई, गोली चालन हुआ। उसी तरह से अभी ये जो है राजपूत समाज को भी जो है दो धड़ों में तोड़ने की कोशिश की। तो ये तोड़ो राज करो की जो राजनीति है, इसके खिलाफ एक जो है मूवमेंट बना हुआ है, एक सकारात्मक मूवमेंट है। अब उसको भारतीय जनता पार्टी चाहे तो उसका इलाज करके बीमारी ठीक कर दे, और चाहे तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि दवा भी चलती रहे और बीमार भी बना रहे आदमी, और इसी तरह से बीमारियों के आधार पर जो है लोगों को ठग ठग के जो है वोट लेते रहें। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि जैसा माई के लाल के समय जो है जनता आक्रोशित थी, उससे कई गुना ज़्यादा अब जनता आक्रोशित है। और उसमें जो है डॉक्टर साहब किस तरह से इंजेक्शन लगाएंगे मुझे नहीं मालूम। जी चलिए ठीक है। काशीनाथ शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका काशीनाथ जी चर्चा में। हम जिक्र कर रहे हैं काशीनाथ जी की जो शुरुआत हुआ है, 2023 की शुरुआत हुई है, कई पुराने मसले भी उठे हैं, रिवाइव हुए हैं और नए मसले भी आए हैं। जोरदार शुरुआत है। अगर आगाज ऐसा है तो अंजाम जाहिर है कि कैसा होगा हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हम इस लिहाज से भी क्या 2023 को देखें सियासी लिहाज से कि पुराने मसलों को भी नया मुलम्मा चढ़ाने वाला साल होगा? हाँ, निश्चित रूप से यही होगा जी, क्योंकि चुनाव का वर्ष है। इस वर्ष के अंतिम माहों में चुनाव होना है, तो हर राजनीतिक पार्टी अपने तरीके से पुराने मामले नए मामले सब जोड़ के एक माहौल क्रिएट करने का तो प्रयास सभी लोग करेंगे। उसी के तहत ये हो रहा है कि अब सीडी खुल रही है। अरे भाई 2.5 साल आप सरकार में रहे, तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अब चुनाव के समय आपको फिर वही सीडी देखने लगी, तो ये गलत है जी, है ना। दूसरे मुद्दे, असल में मुख्य मुद्दा तो महंगाई और बेरोजगारी है, उस पर बात होना चाहिए। उसको लेके कौन क्या पार्टी सोचती है, ये बात सामने आना चाहिए जनता के। आप पुराने मुद्दे, सीडी से होगा क्या? 10-5 नेता बदनाम हो जाएंगे, उनकी बेइज्जत हो जाएगी। इसके अलावा क्या होगा? महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो मुख्य मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी है। अगर राजनीतिक दल चाहते हैं कि प्रदेश की तरक्की केवल हो, सोचती क्या है तो पार्टी, इसके साथ ही ये भी होना चाहिए कि महंगाई बेरोजगारी पर जो सियासी दल है उनके पास क्या प्रोफार्मा है या फिर क्या उनके पास प्लान है इससे बचाव का? काशीनाथ जी। नहीं, इनको अपना विजन पेश करना चाहिए जी, बिल्कुल। सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर अपना विजन पेश करना चाहिए कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। स्टेप बाई बता दें, एक एक स्टेप में बता दें। कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बार में पूरा सब बता दो। स्टेप बाई स्टेप बताना तो शुरू करो पहले आप। जी ठीक है। भूपेन जी, अभी साध्वी प्रज्ञा सिंह भी आज सामने आई। डॉक्टर गोविंद सिंह ने इस मसले को उठाया था और लगातार इस पर वो बोलते भी रहे। आज लाहौर की वो कह रहे हैं कि वो भी लाहौर की हैं, अगर इतिहास निकालना शुरू करेंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे डॉक्टर गोविंद सिंह। देखिए, ये तो राजनीतिक बयान है जी, इतिहास तो सभी के हैं जी। ऐसा तो है नहीं कि जो है गोविंद सिंह खामोश रहेंगे। तो अगर जो है उनके पास इतनी तैयारी है जी, तो आए मैदान में, उसमें कौन सी बुराई है। और जो है गोविंद सिंह तो कोई ऐसा तो है नहीं है कि वो मतलब बैठे रहेंगे घर में जी। उनके पास भी बहुत सारा सामान है, तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। और इस तरह की बातें जो है, ये बातें अपने आप में कोई औचित्यहीन है। औचित्यहीन इसलिए हैं कि बहुत सारी चीजें तो सार्वजनिक हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, क्लास चरित्र है, इनका कैरेक्टर है, वो तो चरित्र हनन का ही है। और ये खुद ही बनाते हैं अपने नेताओं की सीढ़ियां। कांग्रेस को तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ती।
कारूलाल सोनी की सीडी किसने जारी करी थी? बीजेपी ने जारी करी थी। राघव जी की विचारों की सीडी किसने जारी करी थी? बीजेपी ने जारी करी थी। अभी जो जोशी जी उज्जैन वाले, उनकी सीडी किसने जारी करी? बीजेपी वालों ने जारी करी। कांग्रेस को तो बिना मेहनत के ये जो है समाज को ये माल देते हैं और ये चाहते हैं कि ये चीजें दुनिया के सामने आए, तो वो चीजें दुनिया के सामने आती हैं। और जो लोग इतने काम गड़बड़ करते हैं कि खुद अपने नेताओं को बदनाम करने के उन्हें काम करना पड़ते हैं, तो उस पार्टी का तो भगवान मालिक है। और उसमें जो है कांग्रेस क्या करेगी? ये तो सबको सार्वजनिक चीजें हो जाती हैं, कांग्रेस के पास आने के पहले सार्वजनिक हो जाती हैं। और जिस हनी ट्रैप की बात होती वो भी सार्वजनिक है, लोग जेल हुआए, तब उसमें छुपाने का क्या है? जी ठीक बात है। चलिए ठीक है हितेश जी, एक चलिए तो बात हुई, ठीक है, सीडी कांड की बात हुई, बहुत ज्यादा इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मसला एक राम मंदिर का भी आया है और राम मंदिर पर आप लोगों ने तारीख का ऐलान भी कर दिया कि भाई 1 जनवरी 2024 को आप इसका उद्घाटन भी कर देंगे, जनता के लिए ओपन भी हो जाएगा। ये आरोप लग रहा है कि भाई आदेश तो राम मंदिर बनाने का कोर्ट ने दिया, आप लोग इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राम मंदिर को लेके सारा सच जनता को पता है, लंबा आंदोलन चला, कैसे चला, क्या चला, सबको पता है। तो राम मंदिर पे हम डिस्कशन करके कोई नई लकीर नहीं खींच देंगे। लेकिन जैसा भूपेंद्र जी ने कहा, भूपेंद्र जी के सारे वक्तव्यों में, या मैं उसको कांग्रेस का वक्तव्य मानूं, तो उनमें बीजेपी को लेके उलाहनाएं हैं। अभी तक उन्होंने जनता के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने विभिन्न वर्गों की बात करी, संविदा कर्मियों की बात करी, उनके पास कोई रोड मैप नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम सीडी या ऐसी बातों की भी यदि बात कर लें, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भूपेंद्र जी, हमारे यहाँ पर जिनकी भी आई उनको हमने निष्कासित कर दिया, नहीं रखा, क्योंकि व्यभिचार, अश्लीलता हमारे यहाँ टॉलरेबल नहीं है और ये बात सच है। लेकिन इंडिविजुअल यदि कोई इस प्रकार का कमिटमेंट करता है तो उसकी बीजेपी में कोई जगह नहीं है। लेकिन आपने कई नाम लिए, मैं एक ही नाम ले देता हूँ भूपेंद्र जी, अभिषेक मनु संघवी जी, उनकी भी सीडी आई। अभी भी आप चाहेंगे तो गूगल करके सारा देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो हाईकोर्ट के जजेस चैम्बर में बनाते थे। आपने उनको मुख्य प्रवक्ता अभी भी रखा हुआ है। तो ये नैतिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, बड़ा अंतर है। तो मुझे लगता है कि ये भी जनता देखती है कि जब जब कोई नैतिक सवाल खड़ा होता है तो कांग्रेस के लिए नैतिकता बड़ा विषय नहीं है। मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं, पर मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपने 2-3 कहे तो इस धृष्टता में कह गया। मैं धृष्टता में कह गया उदाहरण है नहीं, मैं इसीलिए इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि आपने कह दिए तो एक उदाहरण दे दिया मैंने कि आपने तो नहीं हटाया उनको। यदि आपने कार्रवाई की होती तो मुझे भी अच्छा लगता। सर मैं समझ गया, चिन्मयानंद को आपने हटाया क्या? अच्छा सर, चिन्मयानंद जी को आपने हटाया क्या? चर्चा को बताइए तो चाहता हूँ। आपने तो उनका केस वापस लेने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया, तो सुन लीजिए, बताइए आप। भूपेंद्र जी, आपसे निवेदन ही कर रहा हूँ मैं, बता दीजिए। नहीं, मैं आपने उन्हें हटाया क्या पार्टी से? उस पर आप नहीं बोल रहे, जो मैंने सवाल तो सवाल पे ही बोल रहे हैं, इसका कोई हम तो सवाल पे ही बोल रहे हैं। इसका कोई अंत नहीं। अरे अंत नहीं है तो फिर बोल क्यों रहे भैया? जब अंत नहीं है तो क्यों बोल रहे हो? अरे भैया, मुझसे तो सवाल पूछा इसलिए मैंने जवाब, मुझसे सवाल पूछा इसलिए जवाब दिया मैंने, मुझसे चैनल ने सवाल पूछा। अंतर है कि आपने अभिषेक मनु संघवी जी को आज तक नहीं हटाया, जबकि यही हम बता रहे हैं कि आपने जो है चिन्मयानंद को आज तक नहीं हटाया। यही मैं बता रहा हूँ कि आपने चिन्मयानंद जी को आज तक नहीं हटाया और उनका मुकदमा वापस लेने के लिए आपने कोर्ट में अप्लाई किया। यही आपका कैरेक्टर है, यही तो बता रहा हूँ कांग्रेस के। हम आपको यही आपका कैरेक्टर बता रहे हैं। आप दुखी क्यों हो रहे हैं भाई? एक्सेप्ट करो ना इसको, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? मुझे आप एक्सेप्ट करिए। तो आप, अरे भाई हमने भी हाथ ही रखा है आपके, आप हमने भी हाथ पे हाथ रखा और आप कितने परेशान हो गए। अब आपको हाथ कुछ भी नहीं सूझ रहा है। आपके मुख्य प्रवक्ता नहीं, आपके संसद सदस्य थे भाई, आपके संसद सदस्य, आपके सांसद थे वो कि नहीं थे? आपके सांसद थे कि नहीं थे? मैं आपसे मालिश करवाते थे कि नहीं करवाते थे? आप सीधा सवाल, मैं कौन सा उल्टा सवाल कर रहा हूँ भाई? मैं भी सीधा सवाल कर रहा हूँ। वो आपके सांसद थे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जी, ठीक है, मध्य प्रदेश पर हम थोड़ा फिर केंद्रित हो जाएं। इस चर्चा में हम मध्य प्रदेश पर फिर केंद्रित हो जाएं। ऐसे बहुत सारे नाम निकलेंगे दोनों ओर से, कांग्रेस बीजेपी दोनों ओर से ऐसे कई और नाम निकल आएंगे अगर आप चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो।
जी जी ठीक है जी जी 10 सेकंड में रखना ठीक है चाहता हूँ। ठीक है 10 सेकंड में मध्य प्रदेश की बात। आप तो मध्य प्रदेश से बाहर चले गए। ठीक है आपके साथ हितेश जी आप सही कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात ही तो कर रहा था मैं। मैंने आपको सारे नाम मध्य प्रदेश के बताए थे, तो आप चले जाइए, तो आप बता दीजिए वाजपेयी जी। ठीक है मसले को थोड़ा सा ब्रेक करिए ना, हम थोड़ा सा और मसले पर बात भी करते हैं। आज ही का मसला है ब्रजेंद्र सिंह यादव, छोड़िए ना, छोड़िए इसको, यही ब्रेक करिए हितेश जी, छोड़िए ना इसको, छोड़िए। 10 सेकंड बोलने दीजिए प्रशांत जी, ये गलत बात जी है। जी 10 सेकंड जी मुझे भी देना जी, मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए, मैं दूसरे से बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ इस पे, शपथ लेके कह रहा हूँ, मैं इस पे नहीं बोल रहा हूँ। अब आ जाती है बात जैसे मंदसौर की, किस पार्टी के पदाधिकारी जेल गए वहां दंगा करने के लिए? क्या कांग्रेस के जिले के पदाधिकारियों को 7-7 साल की उम्र के 7-7 साल की सश्रम कारावास की सजा नहीं हुई है क्या? वहां पर जो दंगे हुए, गाड़ियां जला दी गई है, क्या उनसे जुर्माना वसूल हो रहा? वो चारों पदाधिकारी भूपेंद्र जी 10 सेकंड आपके, ये बना कर भूपेंद्र जी। तो जब आप दंगा कराते हो और उस बहाने सत्ता में आने चाहते हो तो इस दल को कोई पसंद नहीं करेगा भूपेंद्र जी। और उसी मंदसौर में सारी सीटें हमको मिली है 18 के चुनाव में। ठीक है भूपेंद्र जी को सुन लीजिए, आपने सरकार बनाई, अभी आप बोल चुके ना, अभी आपके किस विधायक को सजा हुई है? अभी आपके किस विधायक को सजा हुई है, जरा जवाब दी, उसका नाम बता दीजिए। कांग्रेसी है कि नहीं? अभी आपके किस विधायक को सजा हुई है और किस अपराध में हुई, उसका नाम बता दीजिए। देखिए नाम बताइए ना आप, अरे आप बड़े ज्ञानी बन रहे हैं, नाम बताइए। अभी महीने भर पहले आपके किस विधायक को सजा हुई है, जरा उसका नाम बताइए। अरे आपके भाई मैं बता रहा हूँ, हुई कि नहीं हुई? सर हाँ बिल्कुल हुई है, हम तो आपके अदालत में करा अपना काम। कारावास की सजा किन दंगाइयों को हुई? वो चारों। अरे भाई जिनका, चलिए ठीक ये मेरे 10 सेकंड नहीं हुए साहब, ये बकवास कर रहे हैं। 10 सेकंड मुझे नहीं दिए। भूपेंद्र जी बोलिएगा। हितेश जी डिबेट खत्म हो जाएगी, वक्त थोड़ा कम है। मेरे भूपेंद्र जी, ये मैं हमने हमारे जो आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, लौट रहा हूँ दोबारा जी। हमारा कोई नेता ये बलात्कारियों को तिलक लगा के जेल लेने गए, ये बलात्कारियों को तिलक लगा के जेल लेने तुम्हारी पार्टी गई, हमारी पार्टी नहीं गई। बलात्कारियों को जेल लेने तुम्हारी पार्टी गई, तिलक लगा के। वक्त कम है, काशीनाथ जी के पास जाऊंगा मैं। काशीनाथ शर्मा जी, ये सारे मसले हैं, ये सारे मसले हैं, लेकिन एक मसला लेने जाते हो। ठीक है काशीनाथ जी, एक मसला जो शायद हमें लगता है कि पूरे साल में और बड़ा होता हुआ नजर आया। ब्रजेंद्र सिंह यादव एक मंत्री हैं अभी, उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस में वापसी करना चाहते हैं। ये इसके पीछे की सियासत भी हमें समझनी होगी। कई बार होता है कि पार्टी सर्वे करती है और हो सकता है कि रिपोर्ट अच्छी ना हो तो फिर दूसरी जगह भी चेहरा तलाशता है जगह। कैसे इसको देखेंगे आप, और आगे क्या आपको लगता है इस नजरिए में? देखिए ऐसा है कि अगर ब्रजेंद्र सिंह जी को लगा होगा कि अब उनकी टिकट कट सकती है, जिस तरीके की हवाएं फैली हुई हैं, जिस तरह की बात चल रही है पूरे मध्य प्रदेश में कि बहुत सारे विधायकों की, मंत्रियों की टिकट काटी जाएगी, तो जब टिकट कटने का डर होगा उनको तो वो दूसरी जगह तलाश रहे हैं। ये इसीलिए वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि नकुलनाथ कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं, तो ये तो बहुत अतिशयोक्ति की बात है और बहुत जल्दबाजी में ऐसा बयान आप किसी को झड़कने के लिए कह दें या किसी का उपहास उड़ाने के लिए कह दें, लेकिन सच्चाई अलग है। कुछ मामलों में सच्चाई भी हो सकती है, कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है। माफी चाहूंगा काशीनाथ जी, वक्त और है नहीं और इसलिए रोक रहा हूं आपको। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, भूपेंद्र जी, हितेश जी, काशीनाथ जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।